Good morning, everyone. My dear students, how are you all? I warmly welcome you once again to Science Army classes. Today I am present here. My topics क्लास 12 का एनसीईआरटी पैटर्न बोर्ड में पूछे जाने वाला आपका 5 लेसन केमिकल काइनेटिक्स है, रासायनिक बलगति के बारे में बताने जा रहा हूँ। उस पर आपका सब्जेक्ट है। उसमें से आपके जो है 7 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, उसको देखेंगे। रासायनिक बलगति, रासायनिक बलगति है आपका, क्या है इसको समझ लेंगे। तो रासायनिक बलगति के बारे में वैज्ञानिक विल्हेल्मी ने इस पर अध्ययन किया था और उन्होंने बताया कि किसी भी पदार्थ का जो है भौतिक गुण और उसमें जो चेंजिंग आ रहे हैं, जो उत्प्रेरक का प्रभाव पड़ रहा है, सांद्रता का प्रभाव पड़ रहा है, वेग का प्रभाव पड़ रहा है, किसी पदार्थ पर बदलाव आ रहे हैं और सांद्रताओं का भौतिक कारकों का प्रभाव पड़ रहा है, इन सभी चीज़ों का इसमें हम रासायनिक बलगति में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे तीव्र क्रियाएँ। तीव्र क्रियाएँ क्या हैं? अपक्रियाएँ आप जानते हैं कि अपक्रियाएँ क्या होती हैं। तो दो या दो से अधिक सब्सटेंस को मिलाने पर नए पदार्थ बनते हैं, तो उसे केमिकल रिएक्शन करते हैं। यहाँ पर पहले आप इसमें पढ़ेंगे तीव्र क्रियाएँ। तीव्र क्रियाएँ क्या है? कि वह रासायनिक क्रियाएँ इनका वेग अधिक होता है, बहुत ज़्यादा होता है, उसे हम तीव्र क्रियाएँ कहते हैं। कितना होता है? 10⁻³ सेकेंड। काउंट किया गया कि वह क्रियाएँ 10⁻³ सेकेंड में कंप्लीट हो जाती हैं। इतने समय में तुरंत कंप्लीट हो जाए तो आपको कहलाएंगी तीव्र क्रियाएँ। जैसे फॉर एग्जांपल, गर्म दूध में आपने अगर नींबू निचोड़ दिया तो बहुत फास्ट रिएक्शन है, बहुत तेज़ी से वो दूध फट जाएगा। 10⁻³ सेकेंड में ही, बहुत जल्दी से ही वो फट जाएगा दूध, तो वो कहलाएगा तीव्र क्रियाएँ। ठीक है, और अपक्रियाएँ भी समझ लेंगे। और इसमें आपकी अपक्रियाओं का उदाहरण आयनिक अपक्रियाएँ आ जाएंगी, उदासीनीकरण क्रियाएँ, उदासीनीकरण क्रियाएँ आ जाएंगी आपकी, उदासीनीकरण अपक्रियाएँ, ये तीव्र होती हैं। एग्जाम्पल देख लेंगे आप। उदासीनीकरण क्रिया में एसिड बेस करा लेंगे, HCl + NaH को मिलाएंगे आप, फास्ट रिएक्शन है ये, नमक बन जाएगा NaCl + वाटर बन जाएगा, ये आपकी फास्ट रिएक्शन है। इतनी भी है, इतना उदासीनीकरण क्रियाएँ हैं, फास्ट आयनीकरण क्रियाएँ भी। H2SO4 मान लीजिए आपने, और इसको आप करा दे रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट और प्लस आपका वाटर। तो ये जितनी भी आयनिक अपक्रियाएँ हैं वो आपकी फास्ट अपक्रियाएँ हैं, बहुत तेज़ी से अपक्रियाएँ होती हैं, बहुत तेज़ी से अपक्रियाएँ होती हैं। तीव्र क्रियाएँ दूसरी मंद अपक्रियाएँ देखेंगे आप। मंद अपक्रियाएँ, तो मंद अपक्रियाएँ क्या है? वह रासायनिक अपक्रियाएँ हैं जिनका वेग कम होता है, मंद अपक्रियाएँ कहलाती हैं। इसमें एग्जाम्पल दिखा दे रहे हैं हम आपको। N2 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, इसको आप गर्म करेंगे तो ये नाइट्रोजन गैस बन जाएगी, N2 नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनेगी, और ये आपकी यहाँ पर आपका N2O5 को आपने गर्म किया तो N2 नाइट्रस ऑक्साइड और ये बनेगा, नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा और ऑक्सीजन गैस बाहर। ठीक है, तो ये
आपकी मंद क्रियाएँ और रासायनिक क्रियाएँ जो धीमी गति से होती हैं मंद क्रियाएँ कहलाती हैं। लिखा हमने नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड में नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन ऑक्साइड में अपघटित हो गया, तो ये मंद क्रिया के रूप में अपघटित हो रहा है। उसके बाद से अति मंद क्रियाएँ होंगी, अति मंद क्रियाएँ, अति मंद क्रियाएँ यानी वह रासायनिक क्रियाएँ जिनका वेग बहुत कम होता है, सालों साल लग जाते हैं, तो अति मंद क्रियाएँ कहलाती हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लग जाता है तो अति मंद क्रिया, क्योंकि वो सालों साल लग जाते हैं, उसको अक्रिया होगी। फॉर एग्जाम्पल दे दे रहे हैं आपको, Fe आयरन और नमी की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जो लोग आयरन है वो नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में उस पर जंग लग जाती है, तो ये बन जाएगा आपका Fe2O3 2H2O, ये बनेगा आपका। तो यहाँ पर दो मूल आप देख सकते हैं, एक से पहले से आयरन नमी की प्रेजेंस यहाँ मूल बढ़ा सकते हैं, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये जंग का सूत्र हो गया आपका। जंग का सूत्र है Fe2O3.H2। तो ये आप मूल्स बढ़ा सकते हैं, पैक्स की मूल ले सकते हैं, 2H2 को 4 दो मूल यहाँ ले सकते हैं, तो 3 5 और बन जाएगा 2H2 ले सकते हैं .2H2। ये जंग का सूत्र Fe2O3.2H2। तो ये मंद क्रिया का उदाहरण है, अति मंद क्रिया का उदाहरण है। ये बहुत ज़्यादा स्लो रिएक्शन है, ये जो बहुत ज़्यादा दिनों तक होती रहती है, साल भर लग जाते हैं इस रिएक्शन को। अति मंद क्रियाओं में साल भर लग जाते हैं आपके रिएक्शन कंप्लीट में। ठीक है, जंग लग, लोहे पर जंग लगना, ये अति मंद क्रिया का उदाहरण है। तो नेक्स्ट देखेंगे, ये तो रही अब क्रियाएँ। अब क्रियाओं के वेग देखेंगे कि किस वेग से अब क्रियाएँ कंप्लीट हो रही है। अब क्रिया का वेग या अब क्रिया की दर। अब क्रिया की दर या वेग, अब क्रिया की दर या वेग, तो देखिए इसको कहेंगे कि वह रासायनिक क्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पाद की सांद्रताओं में परिवर्तन होता है, अब क्रिया की वेग या दर कहलाते हैं। जैसे या रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में चेंज होगा, रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में चेंज होगा, ये अभिकारक है आपका, अभिकारक उत्पाद में चेंज हो रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता प्रोडक्ट में, यानी अभिकारक आपका घटता चला जा रहा है और प्रोडक्ट आपका बढ़ता चला जा रहा है। तो क्रिया की दर आप कह सकते हैं कि एकांक समय में किसी अभिकारक उत्पाद की सांद्रताओं में जो परिवर्तन होता है, अब क्रिया की वेग कहते हैं। तो ये इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, समय के साथ साथ सांद्रताओं में परिवर्तन होता है, तो आप लिख सकते हैं। अब इसे हम R से व्यक्त करेंगे, ये लिख सकते हैं आप, सांद्रताओं में परिवर्तन डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। यहाँ पे क्या होगा, सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता कैसे बदल रही है, ये अभिकारक की सांद्रता घटती जा रही है, उत्पाद की सांद्रता बढ़ती चली जा रही है। अभिकारक हम ला रहे हैं और वो उत्पाद में बदलता चला जा रहा है, तो इसकी घटती जा रही है, इसकी बढ़ती जाएगी। इस सांद्रता में परिवर्तन डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, इस सांद्रता में परिवर्तन सांद्रता में परिवर्तन बटा समय अंतराल, समय अंतराल में परिवर्तन।
समय अंतराल हो गया यानी गैप हो गया, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। तो ये फार्मूला यूज कर सकते हैं आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब क्रिया की दर आर इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, ये अब क्रिया का वेग है, अब क्रिया की दर। तो ये अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, इसकी सांद्रता घटती जा रही है, इसकी सांद्रता बढ़ती जा रही है। आप ग्राफ देख सकते हैं। सांद्रता और समय का ग्राफ। तो ये सांद्रता है आपकी, ये समय है, तो क्या होगा आपका सांद्रता है समय के साथ साथ रिएक्टेंट का मान घटता चला जा रहा है, रिएक्टेंट घटता चला जा रहा है और प्रोडक्ट का मान बढ़ता है। यानी ये उत्पाद है, उत्पाद का ग्राफ, उत्पाद का मान बढ़ता चला जा रहा है, उत्पाद का मान बढ़ता चला जा रहा है, ग्राफ बढ़ेगा। और दूसरा देखेंगे ये अभिकारक है वो घटता चला गया, यानी अभिकारक आपका घटता चला गया, डाउन होता चला गया। ये अभिकारक है, समय के साथ साथ इसका ग्राफ डाउन होता चला गया और ये उत्पाद का ग्राफ बढ़ता चला गया। तो इस सांद्रता और समय में ग्राफ भी खींच सकते हैं आप। उत्पाद बढ़ता चला गया, सांद्रता बढ़ती चली, ग्राफ भी आप प्लॉट कर सकते हैं। तो अब क्रिया या दर को वेग को प्रभावित करने वाले कारक देख सकते हैं आप। कारक कौन कौन से हैं जब क्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं? तो जैसे ताप कारक है, प्रेरक कारक होते हैं, किसी भी क्रिया में ताप कारक होते हैं, प्रेरक कारक होते हैं। तीसरा आपका दाब लगा सकते हैं, ये भौतिक कारक है। ठीक है, ताप आप यूज कर रहे हैं, किसी भी क्रिया में ताप लगाने पर अब क्रिया का वेग बढ़ जाएगा क्योंकि उसमें अणुओं की टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अमोनिया का ले लेते हैं N2+3H2 2NH3, ताप आपने दे दिया, इसमें आपको 550-450 डिग्री सेल्सियस ताप रखा जाता है अमोनिया गैस बनाने में। N2+3H2 और ये आयरन की प्रेजेंस है, 450 डिग्री सेल्सियस ताप, 2 ATM ताप देना पड़ता है। और यहाँ मोलिब्डेनम भी रहता है, उत्प्रेरक वर्धक है, उत्प्रेरक वर्धक है ये। और ये आयरन है। तो अमोनिया गैस को बनाने में नाइट्रोजन का 1:3 रेशियो देते हैं आप और 2 ATM ताप, 450 डिग्री सेल्सियस ताप लगाने से प्रक्रिया में आयरन प्रेरक की उपस्थिति मोलिब्डेनम है, 2NH3 हो रहा है, बन रहा है, अमोनिया गैस बन रही है 2 मोल। तो इस सब क्रिया में ताप का प्रभाव बहुत जरूरी है। ताप बढ़ाने पर गैसीय अणुओं की टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे उत्पाद का फॉर्मेशन होता है, उत्पाद की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये रिएक्शन देख लेंगे, अमोनिया गैस बनाने की रिएक्शन, जिससे ताप आप 450 डिग्री सेल्सियस ताप रख रहे हैं, दाब आपने दिया है 2 ATM, उत्प्रेरक की उपस्थिति है, अब क्रिया बढ़ जाएगी। ये अब क्रिया को वेग को प्रभावित करने वाले कारक, जब क्रिया का वेग बढ़ जाए। अब देखेंगे, अब क्रिया की कोटि देखेंगे। अब क्रिया की कोटि, कोटि क्या है? जब क्रिया की कोटि जो है अभिकारक अणु की
आयनों की मात्रा पर, अभिकारक अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है, क्योंकि जो वेग है अपक्रिया का वेग इन पर निर्भर करता है, अभिकारकों के आयनिक सांद्रताओं पर निर्भर करता है, अपक्रियाओं के सांद्रताओं पर, अपक्रियाओं के मान पर, जबकि जो अभिकारक कितने हैं उनके मान पर निर्भर करता है। तो अपक्रिया की कोटि कहलाती है। अपक्रिया की कोटि निम्न प्रकार से है। शून्य कोटि की अपक्रिया, शून्य कोटि की अपक्रिया, दूसरा प्रथम कोटि की अपक्रिया, द्वितीय कोटि की अपक्रिया और तृतीय कोटि की अपक्रिया। ये टाइप अपक्रिया की कोटि है। कोटि जो है अभिकारक की जो सांद्रता है उस पर निर्भर करती है, क्योंकि उस पर वेग निर्भर कर रहा है, वेग अपक्रिया की दर निर्भर कर रही है। शून्य कोटि की क्रिया, प्रथम कोटि की क्रिया, द्वितीय कोटि की अपक्रिया। देखेंगे आप शून्य कोटि की, शून्य कोटि की अपक्रिया तो क्या है इसको समझ लेंगे। तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारकों की सांद्रता, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अपक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है, तो वो कहलाएगी शून्य कोटि की अपक्रिया। यानी आ जाएगा अपक्रिया का वेग या अपक्रिया की दर अपक्रिया की दर जो है आपकी निर्भर नहीं कर रही है। ए है बी बना है प्रोडक्ट, ये अभिकारक है, और ये बना है उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद। तो यह शून्य कोटि की अपक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, यानी इसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो ये कहलाएगी शून्य कोटि की अपक्रिया। जो अपक्रिया की दर है वो सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, तो कहलाएगी शून्य कोटि की अपक्रिया। एग्जाम्पल देखेंगे आप, H2 + Cl2 बना आपका 2HCl, 2HCl। अपक्रिया की दर H2 की सांद्रता 0 हो जाएगी, Cl2 की सांद्रता। अपक्रिया की दर जो है अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगी। देखेंगे एग्जाम्पल, हाइड्रोजन क्लोरीन के बनने में है, अपक्रिया की दर इसकी अभिकारक की सांद्रताओं पर निर्भर नहीं कर रही है, तो ये कहलाएगी शून्य कोटि की अपक्रिया। और इसमें